हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमसे शेयर करी है रूबी ने। थैंक यू सो मच रूबी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। रूबी का जो बचपन था, ये बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। मतलब हमारा बचपन कैसा होता है, हमें जब भी बचपन की यादें आती है हम खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि काश काश कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम हमारा बचपन वापस से जी सकें। और अगर अभी भी कुछ बचकानी हरकतें कर देते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि हमारे अंदर तो अभी भी बच्चा छुपा हुआ है। मतलब कि काइंड ऑफ ये यही रिजेंबल कर रहा है कि हम हमारे बचपन से कितना प्यार करते थे, हमारा जो बच्चे वाला वर्जन था मुझसे कितना प्यार करते थे। बट रूबी के हालात ऐसे नहीं थे। रूबी की स्टोरी काफ़ी अलग थी हम सब से। रूबी का बचपन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था। रूबी जो कि एक सिंगल चाइल्ड थी, उसके मॉम डैड में आपस में कभी बनी ही नहीं। इनफैक्ट बननी तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो मतलब हमेशा लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना गाली देना ये वो उनके में चलता रहता था। जो रूबी की मॉम थी वो अल्कोहलिक थी। अल्कोहलिक होने के साथ साथ वो आए दिन डैड को चीट भी करती थी। मतलब आए दिन नए मर्दों के साथ उनकी बातचीत होना, ये सब होना। और ये रूबी बचपन से देखती आ रही थी। तब वो बच्ची थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, बट समझ उसको सब चीज़ें आती थी। वहीं पे जो उसके डैड थे वो काफ़ी अच्छे थे बेचारे। एक तो मतलब फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, बट कैसे तो करके वो अपना खून पसीना बहाकर पूरी फैमिली पाल रहे थे, अब इंक्लूडिंग मदर। मतलब मम्मी दूसरों के साथ जा रही है, बाहर जा रही है, घूम रही फिर रही है, और पैसा सारा बाप लगाया जा रहा है। और ये सब रूबी देख रही है। रूबी की मेंटल हेल्थ यहाँ से थोड़ी ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। मतलब कि अभी बचपन की बात है, ठीक है। जैसे जैसे अब रूबी बड़ी होने लगी, मॉम डैड का रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ने लगा। डैड बेचारे, उन पे तो टाइम भी नहीं होता था कि वो रूबी से बैठकर बात भी कर सके। सुबह चले जाएंगे, रात को आएंगे, मॉम से लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे कि रूबी को अपने कान बंद करने पड़ जाते थे। इनके पास अलग रूम भी नहीं था। मतलब एक ही रूम में सब रहते थे कि रूबी अब रूम छोड़ के कहीं और चले जाए, कहीं उसका दिमाग कहीं और लग जाए। नहीं, एक ही रूम में रूबी को ये सब देखना पड़ता था। लड़ेंगे, उसके बाद डैड चुपचाप चले गए, सो गए। कभी कभी तो घर में भी नहीं आएंगे, चले जाएंगे घर छोड़कर। कभी माँ घर छोड़कर चली गई। मतलब यही चलता रहता था। ये सब के चलते चलते अब रूबी 16 साल की हो चुकी थी। रूबी जो कि मैंने बताया कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसके चलते उसने सोचा कि क्यों ना मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। और पार्ट टाइम जॉब करने के चक्कर में उसने अपनी स्टडीज़ भी छोड़ दी। मतलब उसे पहले तो लगा था कि पार्ट टाइम जॉब करूँगी, स्टडीज़ भी करूँगी, बट दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एक समय आता है जब उसे दोनों में से एक चुनना पड़ता है, और वो पार्ट टाइम जॉब को चुनती है। ठीक है, वो एक कैफ़े में जॉब कर रही होती है। और ये जो कैफ़े था, ये मतलब यहाँ पे रूबी ने इतना हार्डवर्क करा था, इतना हार्डवर्क कि जो कैफ़े वाले थे, जो ओनर्स थे, उनका ट्रस्ट रूबी पूरी तरीके से जीत चुकी थी। मतलब कि काइंड ऑफ यहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी मिल गई थी। वरना क्या होता है, यहाँ तो ऐसा कोई बॉन्डिंग तो होती नहीं है। 2 साल 3 साल रखेंगे, जैसे कैफ़े का काम खत्म हुआ लोगों को निकाल देते हैं। बट यहाँ पर ओनर ने बिल्कुल क्लियर करके रखा था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम हमारी मतलब बेस्ट एम्प्लॉई हो। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि कैफ़े में कोई भी ना आए तो रूबी अकेले ओवर टाइम करके भी पूरा कैफ़े चला देती थी। और जो एक कैफ़े था, इसके बगल में एक और शोरूम था, और जिसका ओनर एक रहमान नाम का आदमी था। अच्छा, ये जो रहमान नाम का आदमी था, इसकी भी रूबी से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। रहमान जो थे वो होंगे करीबन 60-65 साल के, और वो रूबी को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। ठीक है, ये एक काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है रहमान का, जो कि एंडिंग में आएगा, तो इसे याद रखना। अब क्या होता है कि रूबी हर दिन की तरह ही कैफ़े में नॉर्मली काम कर रही होती है। इस बार कुछ अलग होता है। इस बार रूबी के कैफ़े में एक आदमी एंटर करता है, करीबन 25-26 साल की उम्र का आदमी, क्या लड़का ही बोलो। अच्छा, ये जो लड़का होता है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। मतलब कि रूबी ने इतना सुंदर आदमी रियल लाइफ तो छोड़ो, कभी कहीं ऐसा टीवी में कोई सोशल मीडिया कहीं नहीं देखा था। इतना सुंदर लड़का ये जब आता है तो रूबी बस इसे देखती रह जाती है। इसकी आंखें एकदम नीले रंग की थी, कलर एकदम दूध जैसा सफ़ेद। इसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मुस्लिम लिबास पहना हुआ था। मतलब जो मुस्लिम वाली आपकी टोपी रहती है वो, और पूरा कुर्ता पजामा, और वो भी कोई नॉर्मल सा नहीं, बड़ी काफ़ी अमीरों वाला लग रहा था। रूबी इसे बस देखती रह जा रही थी। अब ये आता है और ऑर्डर करता है। रूबी को बोलता है कि एक कॉफ़ी चाहिए, तो रूबी जाती है कॉफ़ी बनाकर ले आती है। जैसे ही उस लड़के के पास आती है, कॉफ़ी देती है। वो लड़का अपने फ़ोन में लगा हुआ था, कुछ काम वाम कर रहा था उसे, मतलब वो तो रूबी को देखता भी नहीं है। रूबी जा ही रही होती है कि अचानक से उसके कपड़ों का एक धागा उस लड़के के वॉच में अटक जाता है। काफ़ी बॉलीवुड टाइप हो गया ना सब कुछ, कि मतलब एक कपड़े का धागा एक वॉच में लटक गया। भाई हम तो पहनते नहीं, हमारा तो कोई नहीं अटकता, तो मुझे नहीं पता है कैसा होता है। मतलब ये सुनने में भी काफ़ी बॉलीवुड टाइप है, बट हाँ ऐसा हुआ था। तो जैसे ही अटक जाता है तो वो रूबी एकदम से वो छुड़ाने लग जाती है।
अब उसका भी ध्यान रूबी की तरफ जाता है। उस लड़के का जब ध्यान जाता है, देखे जा रहा है और बोल रहा है कि मेरी गलती है मोहतरमा, आई एम रियली सॉरी। तो वो रूबी कुछ बोल ही नहीं रही, वो चुपचाप बस धागे को हटाने में लगी हुई है। तो वो जो लड़का होता है वापस से हंस के बोलता है कि मोहतरमा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ 2 मिनट। वॉच लेता है, वॉच खोल देता है हाथ से निकाल कर, और फिर वो धागे को निकाल देता है। जिसके बाद वो रूबी से उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। रूबी चुपचाप बोलती है रूबी। वो ना बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मतलब एक तो इतना सुंदर लड़का आपके पास एकदम से आके बातें करने लग जाए। एक ऐसी लड़की से जिसे लड़कों के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब वो शायद ये पहला ही लड़का होगा जिससे वो इंटरेक्ट कर रही होगी इस टाइप से। रूबी एकदम वहाँ पे सीधा रूबी बोलकर भाग जाती है, चले जाती है सीधा। वो लड़का भी हैरान था कि ये क्या था। ठीक है, वो अपनी कॉफी पीकर वहां से चला जाता है। रूबी को भी बड़ी शर्म आती है कि यार मैंने क्या करा, इतना सुंदर लड़का बात करना चाह रहा था और मैं बस वहां से भाग गई। बट ठीक है, अगला दिन होता है। अगले दिन वो लड़का वापस आता है, उसके अगले दिन वापस आता है, उसके अगले दिन वापस आता है। अब ये लड़का रोज कैफे में आने लगा था। रूबी भी उससे धीरे धीरे बातचीत करने लग गई थी। अच्छा ठीक है, अब जब भी वो आता था रूबी वहाँ होती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कैफे में कोई भी नहीं है, सिर्फ ये लड़का और रूबी। तो ऐसी बातचीत चालू हो ही गई थी। अब ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो सोचने लायक थी कि ये लड़का जब भी आता था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आती थी, बहुत अच्छी। जब ये चला जाता था तब भी इस पूरे कैफे में वो स्मेल रहती थी, इतना स्ट्रॉन्ग रहता था। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि रूबी जब भी इस लड़के से अलग होती थी उसको थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता था। मतलब उसके माइंड में वही लड़का घूम रहा है। वो लड़का चला गया, रात हो गई, और रात को ना बड़ा अजीब सा फील होने लग गया रूबी को। कभी उसकी सांसें तेज हो रही है, कभी उसे बहुत पसीने आ रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि मतलब आलस सा आ रहा है कि उसका उठने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा 1 महीने बाद रूबी को अब इस लड़के की जो महक थी, परफ्यूम की स्मेल, वो अपने घर तक आने लगी थी। धीरे धीरे न जाने क्यों रूबी फिजिकली वीक होने लगी, जैसे कि मानो उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। उस बेचारी के अंदर तो ताकत भी नहीं बचती थी कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके। कभी कभी तो उसको इतनी दर्द होती थी कि उसे 2-3 पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। सारा दिन वो बस शांत चुपचाप रहती, किसी ख्यालों में खोई रहती, और धीरे धीरे उसकी बॉडी और ज़्यादा वीक होती गई। उसको जब वो सोती थी ना रात को, तो उसको बॉडी की हर जॉइंट्स में दर्द होने लगा था। उसको लगता है कि शायद उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो डॉक्टर के पास जाती भी है, चेकअप कराती है। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसका नॉर्मल था। अब रूबी के जो फादर होते हैं वो उसे ब्रेक लेने के लिए कहते हैं कि तुम शायद ओवर टाइम कर रही हो, ज़्यादा काम कर रही हो, और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी पे सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है। तो तुम कुछ दिन की छुट्टियां लो और आराम से रेस्ट करो पूरी तरीके से। रूबी भी कहते हैं कि हाँ सही है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन घर बैठकर उसकी हालत और ख़राब होने लगी। उसकी बॉडी से पूरा खून कम होने लगा था और उसकी बॉडी अजीब सी पीली पड़ने लगी थी। उसके घर वाले उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान होने लगे। उसकी मॉम, उसके पापा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी बेटी को आखिर हो क्या गया है। और साथ साथ एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही थी, और वो अजीब बात ये थी कि रूबी बहुत ज़्यादा बीमार है ना। उसकी बॉडी पीली पड़ रही है, उसके खून नहीं है, उसकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। तो स्टिल वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती। ऐसा लगता जैसे कि उसकी बॉडी अलग ही ग्लो कर रही है, मतलब कि अजीब सी शाइन करने लग जाती है उसकी बॉडी। और ये सारी चीज़ें उसके घर वालों ने भी नोटिस करी थी। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की जिसकी इतनी बुरी हालत हो कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और उसकी बॉडी इतनी शाइन कैसे कर सकती है। मतलब हम सबको पता है जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हो जाता है ना, मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है हमारे दिखावे में। बट उसके केस में ये पूरा उल्टा था। अब इसके बाद से धीरे धीरे रूबी के बर्ताव में भी बदलाव आने लगे थे। जहाँ पर रूबी जो इतनी समझदार, एकदम शांत तरीके की थी, जिससे मतलब शायद ही किसी ने उसे कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना हो। वो लोग नहीं होते जो बस हाँ हम बढ़िया है, अच्छा आप कैसे हो, जो मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए। और ज़रा सी उन्होंने मतलब ऊंची आवाज़ में बात कर ली और कोई किसी को बुरा भी लग गया तो मतलब उनके 3 दिन तो इसी में बीत जाते हैं कि भाई मैंने उसे बुरा बोल दिया यार, मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रूबी उस टाइप की थी। बट अब रूबी सबसे ही बहुत रूड होकर बात करती थी, बहुत ऊंची आवाज में और ऐसी टोन में जैसे कि उसे बस झगड़ना है, बस उसे कैसे भी करके सामने वाले को सुनाना है। अच्छा अब क्या होता है कि रूबी को अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी थी। इतनी ज़्यादा कि शायद अब ऐसा लग रहा था कि रूबी को मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो घर पे नहीं सही हो सकती। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर भर्ती कराया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। करीबन 3-4 दिन ये सब चलता है। रूबी तो काइंड ऑफ बेहोशी हो चुकी थी, मतलब कि होता नहीं कि पूरी आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, आपकी आंखें बंद हो चुकी है, आप बस सांस ले लो। यह हालत थी रूबी की। अब एक टाइम आता है जब उसके जो पापा होते हैं उन्हें काम की वजह से जाना पड़ता है। तो अब मतलब वो हॉस्पिटल में ही थे रूबी के साथ, उन्हें कॉल आती है, उन्हें जाना पड़ता है। तो अब रूबी अकेली है, कोई उसके आसपास नहीं है कि अचानक से जो उसके रूम का गेट होता है वो खुलता है और एक आदमी रूबी की तरफ आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके सर पे ऐसे हाथ फेरता है।
रूबी जिसकी हालत बहुत बुरी तरीके से थी, मतलब वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, बट स्टिल उसे फील हो रहा था कि कोई तो आया है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको आई थी परफ्यूम की स्मेल, और ये सेम वही स्मेल थी जो उसे उस आदमी से आती थी, उस लड़के से आती थी, सेम वही स्मेल। अब रूबी लेटी हुई है, वो कुछ तो बोल रहा है कि जल्दी ठीक हो जाओ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ तो बोल रहा था, जो कि उतने ध्यान से रूबी सुन नहीं पा रही थी, उसका अटेंशन उतनी ज़्यादा जा नहीं रहा था इन सब चीज़ों पर। बट हाँ, उसे थोड़ा थोड़ा याद है कि मतलब इसी टाइप की चीज़ें बोल रहा, मतलब वो अच्छा ही कह रहा था कि जल्दी ठीक हो जाओ टाइप, गेट वेल सून, समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। वो लड़का जाता है और अचानक से अगले ही दिन रूबी ठीक हो जाती है। मतलब कि उसे देख के ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो बीमार थी। ठीक मतलब ठीक नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त, जो खून ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से पूरा खून निकल गया, वो एकदम ठीक हो गई है। उसको देख के लग ही नहीं रहा कि भाई ये वही लड़की जो अभी 3-4 दिन पहले हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़ गई थी, जिसे देख के लग रहा था कि भाई ये बिना ट्रीटमेंट के तो बच ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसके चेहरे पे ग्लो है, वो खुश है, वो दौड़ रही है। मतलब समझ रहे हो, एक टाइम था वो चल ही नहीं पा रही थी, अब वो दौड़ रही है हर जगह कि अरे मैं तो ठीक हो गई, मैं तो एकदम ठीक हूँ, देखो मैं कितनी सही हूँ, देखो मैं कितनी तंदुरुस्त हूँ, ऐसे वैसे करके। और वो इसलिए ही कर रही थी क्योंकि उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा ही मतलब खुद को दिखाती थी कि बिल्कुल आप टेंशन मत लो, देखो मैं तो एकदम सही हो गई हूँ करके। बट स्टिल ये पूरी चीज़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े कर रही थी। अच्छा ठीक है, सब खुश थे, चलो यार बेटी ठीक हुई। एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो घर वालों के दिमाग में चल रही थी, वो खत्म हुई। अब अगले ही दिन रूबी वापस से कैफे में आ जाती है काम करने के लिए। जो ओनर होते हैं वो भी कहते हैं भाई तू आराम रेस्ट कर, तू मतलब कोई जरूरत नहीं है इतनी जल्दी आने की, हम तुझे नहीं निकाल रहे भाई, तू यहीं है, तू आ आराम से, 1-2 हफ्ते बाद आ। रूबी भी लाइक नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए, अब नहीं, मैं घर पे पढ़ के पागल हो चुकी हूँ, अब मुझे काम करना है। रूबी आती है, काम करना शुरू कर देती है। शाम आती है और वही लड़का वापस से आता है। रूबी उसे आते ही पूछ लेती है कि तुम कल आए थे ना मेरे वो रूम में। तो लड़का भी ज़्यादा कुछ छुपाता नहीं, वो बोलता है कि हाँ दरअसल मुझे तुम पसंद हो, और जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा, कई टाइम मैं यहाँ आया और तुम मुझे नहीं दिखी, तो मैंने तुम्हारा पता निकलवाया, जिसके बाद मुझे ये सब पता चला कि तुम हॉस्पिटलाइज हो चुकी हो, और फिर मैं तुमसे मिलने वहाँ गया था। अब जैसे वो ये सब बताता है, रूबी के चेहरे में भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रूबी के बचपन से ही कोई उसका ध्यान नहीं रखता था, जैसे कि मैंने बताया था, तो फाइनली उसे कोई ऐसा मिला था जो उसका ध्यान रखता था। मतलब बिना मांगे आपका कोई ध्यान रख रहा है, या बिना मांगे आपको बोलना नहीं पड़ रहा कि यार देखना यार मुझे ये हुआ है वो हुआ है, आपको कुछ बताना नहीं पड़ रहा, सामने वाला खुद से एफर्ट्स डाल रहा है, तो आपको अच्छा लगता है। और वही रूबी के साथ हो रहा था, और धीरे धीरे करते इन दोनों के बीच में अब क्लोजनेस बढ़ने लगी। एक बात रूबी ने नोटिस करी कि जब भी वो उस लड़के से नहीं मिलती थी तो उसकी तबीयत सडनली बहुत खराब होने लगती थी, और करीब 2 महीने से ज़्यादा हो रहे थे। उस आदमी का नाम तक उस लड़की को पता ही नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो लड़का काम क्या करता है, वो लड़का रहता कहाँ है, वो लड़का आखिर है कौन, कुछ भी नहीं पता था। रूबी हमेशा सोचती भी थी कि जब वो इस बार आएगा तो उससे ये सब पूछ लूंगी। उसने तो लिस्ट बना के रखी थी दिमाग में कि ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। पर जैसे वो लड़का सामने आता था, रूबी सब कुछ भूल जाती थी। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, रूबी सुबह सुबह कैफे में आ जाती है और वो नॉर्मली कैफे की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सामने से एक फकीर जा रहा था, और वो अचानक से उस कैफे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कैफे को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसे कैफे की तरफ अचंभित होता देख बगल में जो शॉप थी, जिसके ओनर का नाम मैंने आपको बताया था ना, जिनका नाम रहमान था, जो कि रूबी को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, तो वो देखते हैं उस फकीर को कि ये क्या मतलब कैफे की तरफ ध्यान से देखे जा रहा है। तो वो उस फकीर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब आप ऐसे कैफे की तरफ क्यों देख रहे हो। तो वहाँ जो फकीर होता है वो कैफे की तरफ देखते हुए बताता है कि यहाँ कुछ तो बहुत बुरा है, किसी की जान को खतरा है। और ये सुनते ही रहमान जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है ये। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि रूबी भी बाहर आ जाती है, उसको डस्टबिन बाहर ही होते हैं, उसको सब फेंकना था कूड़ा उड़ा। जैसे ही वो बाहर आती है, वो रहमान अंकल को देख लेती है, तो उनके पास जाती है कि कैसे हो आप, ये वो। और वो जैसे ही फ़कीर के पास मतलब खड़ी हो जाती है, तो फ़कीर उसे देखते सिर्फ एक चीज़ बोलता है, या अल्लाह, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रहमान और रूबी दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं और दोनों कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ, ये मुझे देख के ऐसे क्यों चला गया। वहीं पे रहमान, उसको भी बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये क्या किया इस फकीर ने, ना कोई बात की, ना कुछ बताया, ना कुछ भी नहीं। 2 चीज़ें बोली कि यहाँ पे बहुत खतरा है, जान को खतरा है, और रूबी के आते ही वहाँ से भाग गया। अब ये सब चल ही रहा था, करीबन 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी रूबी के पेट में बड़ी अजीब सी दर्द उठती है और वो चिल्लाते हुए वहीं पर गिर पड़ती है। जो रहमान होते हैं वो जल्दी से रूबी को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एम्बुलेंस आती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और रहमान इस बार रूबी की जो माँ होती है उन्हें कॉल करके बता देते हैं। रूबी की माँ भी रूबी को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। अब रहमान जो रूबी के डैड होते हैं उन्हें भी कॉल कर देते हैं और उन्हें भी जल्दी से हॉस्पिटल बुला देते हैं। अब रूबी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, रहमान वहाँ पर है, उसके डैड भी आ गए। तो डैड को समझ ही नहीं आ रहा कि अभी ठीक हुई थी बेचारी,
अब वापस से ये सब चालू हो गया। आखिर चल क्या रहा है मेरी बेटी के साथ? ऐसी भी क्या बुरी हालत हो गई है इसकी कि हर दूसरे दिन इसे हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ रहे हैं। तभी रहमान को अचानक से वो बात याद आती है, वो फकीर की, कि किसी की जान को खतरा है। और वो रूबी को देख के जैसे उसके रिएक्शंस थे, रहमान अंकल को ये समझ आ गया था कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हॉस्पिटल में ठीक होने वाली नहीं है। अब वो उसके डैड को ये सारी चीज़ें बताते हैं और ये दोनों अब उठते हैं और रूबी को लेकर जाते हैं एक मौलवी जी के पास। मौलवी जी के पास जब रूबी को ले जाया जाता है तो वहाँ पे जो मौलवी होते हैं वो खुद डर जाते हैं। वो रूबी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है, ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। और अच्छा हुआ आप इसे ले आए, बट मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो भी है वो बहुत ताकतवर है। तो वो पूछते हैं, तो रहमान अंकल पूछते हैं कि आप कुछ तो बताइए, हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ आइडिया भी नहीं है, आप ही बताइए अब क्या करें। तो वो एक पीर बाबा की जगह बताते हैं, बोलते हैं कि तुम इस जगह में जाओ, वहाँ पर पीर बाबा होंगे और वही तुम्हारी बच्ची को ठीक कर पाएंगे। बदले में वो रूबी की रक्षा करने के लिए एक ताबीज़ होता है, वो दे देते हैं कि जब तक तुम पीर बाबा जी के पास नहीं पहुँचते ताबीज़ उससे बांध के रखना। वो दोनों यही करते हैं, रूबी के गले में वो ताबीज़ बांध देते हैं और निकल पड़ते हैं सीधा पीर बाबा की तरफ। करीबन 1-1.5 घंटे का पूरा सफ़र था और अब ये दोनों पीर बाबा के पास पहुँच चुके थे। अपनी माला में कुछ जप रहे थे वो उस टाइम। जैसे ये पहुंचते हैं, पीर बाबा अपनी माला में कुछ जप रहे थे, आंखें पूरी तरीके से बंद थी, बट जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं वो हंसने लग जाते हैं। जो पीर बाबा होते हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर ये जो तीनों होते हैं ये पीर बाबा जी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। तब तक रूबी के दर्द भी सही हो चुका था, मतलब जो उसके पेट में दर्द उठा था वो ठीक हो गया था, पर उसकी तबीयत अभी भी खराब थी। रहमान और रूबी के पापा सारी बातें पीर बाबा को अच्छे से बताते हैं। वो पीर बाबा तब तक कुछ नहीं बोलते, बस उनकी सारी बातें सुन रहे थे और जो माला थी उनके हाथ में वो जपे जा रहे थे। एक बार जब ये रहमान पूरी बातें बता देते हैं तो पीर बाबा कुछ दुआ पढ़कर रूबी के माथे पर फूंक देते हैं। और जैसे वो कुछ फूंकते हैं ना रूबी के ऊपर, जैसे वो फूंकते हैं उसके बाद ही मानो कि रूबी के शरीर से कुछ सफ़ेद रंग की परछाई होती है जो कि अलग हो जाती है। और उसके तुरंत बाद पूरे माहौल में, पूरे उस कमरे में एक अजीब सी महक फैल जाती है। वो महक फैलते ही रूबी जो होती है वो अचानक से ऐसे उसकी आंखें खुल गई और वो चारों तरफ देखने लग जाती है कि तभी सामने से एक सफ़ेद लिबास में अफगानी टर्बन के साथ एक बहुत सुंदर सा लड़का इनके सामने आता है। ये और कोई नहीं, ये वही लड़का था जो रूबी से रोज मिला करता था। उसको देखकर रूबी के चेहरे के मानो रंग बदल जाते हैं। जो रूबी अभी तक इतनी बीमार लग रही थी उसके चेहरे पे अलग ही नूर आ जाता है। वो लड़का सामने से आकर पीर बाबा को सलाम करता है और फिर रूबी को देखकर मुस्कुराता है। पीर बाबा उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर कौन हो तुम और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। वो जो लड़का होता है वो बाबा की तरफ बिना देखे ही रूबी की तरफ देखकर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें कभी परेशान करा है? रूबी भी बड़े हल्की सी मुंडी हिलाकर ऐसे मना करती है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं बच्ची से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ मुझे। तो लड़का बाबा की तरफ मुड़कर बोलता है, आपको तो पता ही है ना मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जिसके बाद वो लड़का एकदम उठ जाता है और सबकी तरफ ऐसे देखकर गर्दन झुकाता है और सलाम करता है और बोलता है कि आप सबको मेरा सलाम, मैं एक जिन हूँ, मेरा नाम वसीम है। ये बोलकर वो रूबी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं इन मोहतरमा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं इनके साथ इनके शरीर में करीब 5 महीने से हूँ। मैं पहले इनसे दूर से मिला करता था मगर 2 खाबीज ने इनके शरीर में जगह बना ली थी। अच्छा, खाबीज भी काइंड ऑफ जिन ही होते हैं लेकिन बुरे घोस्ट टाइप, मतलब ये बुरी स्पिरिट्स होती है जो कि बहुत इविल होती है। अब वो आगे बताता है जिन कि जब वो दोनों खाबीज ने इसकी शरीर में जगह बना ली तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ा और मैं तब से रूबी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मेरे होते हुए कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बोलकर वो वापस से अपनी जगह बैठ जाता है। अब पीर बाबा उस जिन से पूछते हैं कि वो दूसरा कौन है। आधी अधूरी बातें ना बताते हुए बल्कि पूरी बात बताओ। एक बार फिर से वो जो जिन होता है वो थोड़ी भारी और गुस्से भरी आवाज में बोलता है, इनके ऊपर किसी ने खाबीज का साया छोड़ दिया था जो इसका खून पीता था। मैंने कभी इन्हें तकलीफ नहीं दी, इनफैक्ट मैंने तो हमेशा इनको उस खाबीज से बचाया है। मैं जब इनके साथ रहता हूँ वो खाबीज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब सब चाहे जो कर ले। ये बोल वो जोर से हंसने लग जाता है, जिस पर जो पीर बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट स्टिल देखो एक बार इसकी हालत कैसी हो गई है। तुम बोल रहे हो कि तुम इसे कुछ होने नहीं दोगे और यहाँ पर बात इसकी मौत तक आ चुकी है। आखिर ऐसा कैसे? अब वो जिन बड़ा मायूस होकर बोलता है, ये पहले किसी अच्छी ताकत से दुआ पड़ती थी जिसकी वजह से मैं इसके पास नहीं आ पाता था, बट न जाने कैसे किसी ने इसके शरीर में 2 खाबीज डाल दी जिस वजह से इसने दुआ पढ़ना, सारे अच्छी जगह से मतलब मिन्नतें मांगना खत्म कर दिया था और इसी वजह से मैं भी इसके शरीर में आ सकता था और तभी से मैं उन खाबीज से लड़ रहा हूँ, इसे बचा रहा हूँ। बट कभी कभी वो खाबीज मुझसे ज़्यादा
ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिस वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। ऑल्दो मैंने एक खाबीज़ को बाहर तक निकाल दिया और दूसरे को निकालने में लगा हुआ हूँ। मतलब कि जो 2 खाबीज़, जो बुरे खाबीज़ उसकी बॉडी के अंदर थे, उनमें से एक जा चुका था। ऑल थैंक्स टू दिस वसीम जिन। मतलब मुझे ही लगा था मैं कभी ऐसा बोलूँगा, बट हाँ, इस जिन ने रूबी की काफ़ी हेल्प करी थी। अब आगे वो वसीम जिन बताता है कि मुझे अब इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं इनका पसंद नापसंद, इनके परिवार में कौन कौन है सब जानता हूँ। मैं 24 घंटे इनकी रूह की तरह इनके शरीर में रहता हूँ। और इतना बोलकर वो जिन वहाँ से एक सफ़ेद धुएं में गायब हो जाता है। उसके बाद वो जो पीर बाबा होते हैं वो रहमान से एक मुर्गा, कुछ अंडे और सफ़ेद चादर और अगरबत्ती मंगवाते हैं। रहमान जाकर ये सब सामान ले आता है। उसके बाद वो बाबा रूबी को एक जगह लेटा देते हैं, उसके अगल बगल अगरबत्ती जला देते हैं और उसे सफ़ेद चादर से ओढ़ देते हैं। फिर वो कटा हुआ मुर्गा उसके शरीर पे घुमाने लग जाते हैं। देखते देखते वो मुर्गा एकदम से फड़फड़ाने लगता है। वो सब देखकर वहाँ पर जो रहमान होते हैं, रूबी के डैड होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद जो बाबा होते हैं वो रूबी को उठाते हैं, उसके हाथ में अगरबत्ती पकड़वाते हैं और उसको कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ रूटीन जो कि उसको डेली फॉलो करना था। और ये सब हो जाने के बाद वो पीर बाबा रूबी को बताते हैं और रूबी के उन तीनों को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे शरीर से उस खाबीज़ को अलग कर दिया है, लेकिन मैं उस जिन को अलग नहीं कर सकता। ना मैं तुम्हें कोई ताबीज़ दे सकता हूँ, ना ही कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे वो जिन तुम्हारे शरीर को छोड़कर जा सके। मुझे नहीं पता उस जिन के अंदर क्या ऐसी ताकत है कि वो उन दोनों खाबीज़ से लड़ सका, क्योंकि खाबीज़ बहुत पावरफुल होते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो क्यों, मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्या उसका मोटिव है, क्या उसकी इंटेंशन है। बट एक चीज़ मुझे ज़रूर पता है कि अगर मैं उसे निकालने की जरा सी भी कोशिश करूँगा तो तुम्हारे घर वालों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगा। वो तुम्हारे शरीर में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट मैं इतना भी जानता हूँ कि वो झूठ नहीं कह रहा था। वो जब तक है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें हर साय से बचाएगा। सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी जो आपको हर चीज़ से बचा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और इसीलिए मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ। और ये बोलकर पीर बाबा इन तीनों को वहाँ से भेज देते हैं। और उस दिन के बाद से इस पूरे वाक्य को हो गया 6-7 महीने। बट इन 6-7 महीने में रूबी की तबीयत एक बार भी कुछ बुरी नहीं हुई। मतलब कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। कुछ ऐसा नहीं लगा रूबी को कि उसकी बॉडी में कोई रह रहा है या फिर उसकी तबीयत खराब हो रही है। कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। बट स्टिल कहीं ना कहीं रूबी को पता है कि वो जिन आज भी उसकी बॉडी में है, उसके शरीर में, उसी के साथ उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा की तरह जुड़ चुका है। ऑल्दो रूबी के जो पापा है उसे कई हजरत में लेके गए, कई दरगाह में लेकर गए, बट स्टिल कोई भी उस जिन को अलग नहीं कर पाया। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बट आगे का किसी को कुछ नहीं पता। रूबी थोड़ी डरी भी रहती है, बट कहीं ना कहीं उसे इन 6-7 महीने में विश्वास हो गया कि वो जो भी था वो रूबी को प्रोटेक्ट ही कर रहा था, उसे बचा रहा था। कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको एक कॉन्फिडेंस देती है रूबी को। मतलब अगर ना किसी लड़की के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाए, मतलब कि उसे, मैंने कई केसेस देखे हैं यार, जिसमें एक तो मेरे दोस्त के था, उसके अंदर एक कुछ आ गया था, है ना, और वो करीबन 2-3 महीने तक चला। और वो हुआ होगा करीबन 6-7 साल पहले। बट आज तक दोस्त उस ट्रॉमे से बाहर ही नहीं आया। आज तक वो इन सारी चीज़ों से इतना डरता है मैं बता ही नहीं सकता। मतलब उसके सामने भूत भी बोल दो ना तो आपने कान बंद करके खड़ा हो जाएगा, वो चला जाएगा वहाँ से। तो ऐसे ट्रॉमे हो जाते हैं लोगों को। बट रूबी को ये सब नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यही मानती है कि अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ, रिपीट हुआ, कोई आने की कोशिश करेगा, कोई मेरे पे कुछ करने की कोशिश करेगा, तो मेरे अंदर वो है, वो मुझे बचा लेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी तक तो ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह ही है। एंड आई रियली होप कि एंडिंग तक भी ऐसा ही रहे। वेल, ये थी रूबी की स्टोरी। ये थी एक जिन की स्टोरी जो कैसे एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि वो जिंदगी भर के लिए उसको अब बचाने में लगा है। अच्छी स्टोरी थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।